लेकिन वहां पर जितनी सारी ताकतें किसान आंदोलन में बैठी हुई थी, जितनी सारी ताकतें, जो इतना बड़ा उनके साथ मोदी मैनिया का ये चल रहा है कि उनके सपने में भी, सुबह में भी मोदी जी आते हैं, रात में भी मोदी जी आते हैं, शाम में भी मोदी जी आते हैं। मोदी जी का वहां पर क्या कसूर है कि आप नारा लगा रहे हो मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी? तुम ही खोद दोगे मोदी का कब्र। इस देश का एक एक राष्ट्रवादी, इस देश का हर एक वो नागरिक जो अपने देश से प्यार करता है, जिसको देश का विकास पसंद है, जिसको देश को आगे बढ़ते हुए देखना पसंद है, वो मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ये जो पहलवान, सिर्फ 3 पहलवान वहां बैठे हुए हैं और एक आध जो इनके साथ है, जैसे साक्षी के साथ उसका हस्बैंड सत्यव्रत है तो आप समझ सकते हैं, विनेश के साथ उसका हस्बैंड है सोमवीर, तो आप समझ सकते हैं कि क्यों है वहां पे साथ में, और बजरंग के साथ उसकी वाइफ संगीता है तो क्यों है ये लोग साथ में, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसके अलावा आज भी जो रियल पहलवान हैं वो जाकर अखाड़ों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जाकर आने वाले अपने गेम्स की तैयारी कर रहे हैं, अपने ट्रायल का तैयारी कर रहे हैं, अपने नेशनल का तैयारी कर रहे हैं, और अपने दिमाग में ये बैठाए हुए हैं कि जब कभी मौका मिलेगा तो नेशनल को, इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट करेंगे। चोट लगता है पंखे से और विनेश कहती है के मारे के मारे, और उसके बाद जिसको चोट लगा है वो बोल रहा है अरे पंखे से लग गया, अरे पंखे से लग गया। तो जो लोग कैमरा के सामने इतना बड़ा नाटक कर सकते हैं, आप सोचिए कि सांसद जी 12 साल कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहते हुए कैसे इन नाटकों को झेल करके, और जो कुश्ती 18वें नंबर पर थी उसको आज वर्ल्ड में दूसरे से तीसरे नंबर पर पहुंचा दिए। आज उस मंच से अगड़ों को गाली दिया जा रहा है, उस मंच से मोदी को गाली दिया जा रहा है, मतलब ओबीसी को गाली दिया जा रहा है, उस मंच से आरएसएस को गाली दिया जा रहा है, मतलब देश के तमाम राष्ट्रवादियों को गाली दिया जा रहा है। क्या देश ये नहीं देख रहा है? और देश ही तय करेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा, देश न्यायपालिका से चलेगा, कि देश जंतर मंतर पर धरना देने से चलेगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी से सांसद बृजभूषण शरण सिंह, और जिस तरीके से जंतर मंतर पर चंद पहलवानों के बीच जो विवाद चल रहा है वह लगातार गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि चंद पहलवान जो जंतर मंतर पर बैठे हैं, जहां पर खाप के कुछ किसानों द्वारा और जो किसान संगठन का उनको जो समर्थन मिल रहा है, उनका आरोप है उन पहलवानों का कि बृजभूषण शरण सिंह ने यौन शोषण किया है। एक गंभीर आरोप है, इस पर तमाम तरीके के विवाद है। इस पर कुछ लोगों का मानना है कि बृजभूषण शरण सिंह सही हैं, तो वहीं कुछ लोगों ने महिला पहलवान जो कि वहाँ पर साक्षी मलिक बैठी हैं, विनेश फोगाट बैठी हैं और बजरंग पूनिया, इस प्रकार के वहाँ पर पहलवान बैठे हुए हैं, और उनका आरोप है कि बृजभूषण शरण सिंह ने यौन शोषण किया। इस पूरे मुद्दे को हम समझेंगे, जानेंगे कि आखिर सच है क्या, मामला है क्या, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं और जंतर मंतर पर जो जमावड़ा देखने को मिल रहा है, और धीरे धीरे जंतर मंतर जिस तरीके से राजनीतिक रंग लेता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। आज मेरे साथ बात करने के लिए सुभाष सिंह जी हैं। सुभाष जी, मेरा पहला सवाल, आज करीब 15 दिन से ज्यादा हो गए पहलवान जो है, चंद पहलवान कहेंगे हम, जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। इस पूरे मामले पर आपका अनुभव क्या कहता है? इस पूरे मामले पर आपकी पहला टिप्पणी हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया और इस लायक समझा कि इस विषय पर मैं अपनी बात रख सकूं। नीतीश जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब आप धरना का बात कर रहे हैं या इन पहलवानों का तथाकथित आंदोलन का बात कर रहे हैं, तो आप इस बात को समझिए कि ये 15 दिन का धरना या आंदोलन नहीं है। ये शुरुआत हुआ था 18 जनवरी 2023 को, और बीच में 3 महीने ये गायब रहे। गायब क्यों रहे? इनके मांग पर सरकार ने कमेटी का घोषणा कर दिया। इनके मांग पर सरकार ने ऐसे सदस्य को लाया जिस सदस्य ने धरने का परमिशन लिया था। मैं बात कर रहा हूं बबीता फोगाट का। बबीता फोगाट ने धरना वहां पर हो 18 जनवरी 2023 से उसका परमिशन लिया था, और उसके बाद पहलवानों ने जब कहा कि बबीता फोगाट मुझे जो जांच कमेटी बनी है उसके मेंबर के रूप में चाहिए, तो सरकार ने इतना इनका सुना कि इनके इस मांग को भी जायज़ ठहराते हुए बबीता फोगाट को उस जांच कमेटी का हिस्सा बनाया। उसके बाद ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ?
वहीं बबीता फोगाट जो धरना का परमिशन लेती है, उसके बाद वहीं बबीता फोगाट जांच कमेटी में शामिल होती है और उसके बाद जांच कमेटी में सबसे पहले, जिसका ना कोई वो सबूत दे पाई ना कोई गवाह दे पाई, और जो कि विनेश की बहन भी लगती है, आपको पता होगा, और बजरंग की साली लगती है, उसने जांच कमेटी पर रिपोर्ट के पर सवाल खड़ा कर दिया। आप हमें एक बात बताइए, देश की जनता इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझी, और जो नहीं समझी होगी आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि यह भी उस प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा था। आप समझिए, जो नहीं जानते हैं, कि बबीता फोगाट ने धरने का परमिशन लिया, फिर इन पहलवानों के कहने पर बबीता फोगाट जांच कमेटी की मेंबर बनी, और उसी बबीता फोगाट ने सबसे पहले, जब तक जांच रिपोर्ट सामने आया भी नहीं था, उसके पहले जांच रिपोर्ट पर अंगुली उठा दिया, बोला कि मुझे पढ़ने नहीं दिया गया, मेरे हाथ से छीन लिया गया। अब एक क्रोनोलॉजी समझिए, ये जो पहलवान, सिर्फ 3 पहलवान वहां बैठे हुए हैं, और एक आध जो इनके साथ है, जैसे साक्षी के साथ उसका हस्बैंड सत्यव्रत है, तो आप समझ सकते हैं, विनेश के साथ उसका हस्बैंड है सोमवीर, तो आप समझ सकते हैं कि क्यों है वहां पे साथ में, और बजरंग के साथ उसकी वाइफ संगीता है, तो क्यों है ये लोग साथ में, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसके अलावा आज भी जो रियल पहलवान हैं, वो जाकर अखाड़ों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जाकर आने वाले अपने गेम्स की तैयारी कर रहे हैं, अपने ट्रायल का तैयारी कर रहे हैं, अपने नेशनल का तैयारी कर रहे हैं, और अपने दिमाग में ये बैठाए हुए हैं कि जब कभी मौका मिलेगा तो नेशनल को, इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट करेंगे। ये शुरू कहाँ से होता है? कमिटी का रिपोर्ट नहीं आया, और जब आप बृजभूषण शरण सिंह जी का बात करते हैं, तो बृजभूषण शरण सिंह चाहते तो उसी समय आवाज उठा सकते थे कि जिसने परमिशन लिया धरने का, आप उसको कमेटी में क्यों शामिल कर रहे हो? लेकिन चूंकि इनको सरकार पे भरोसा था, इनको अपने आप पर भरोसा था कि आप कुछ भी कर लो, मैं सही हूं तो मैं सही रहूंगा, कोई गलत नहीं ठहरा सकता है मुझे, इसलिए इन्होंने बहुत बड़ा इन्होंने एक परंपरा का निर्वहन किया कि चलो सरकार ने जो कह दिया, कमेटी ने जो कह दिया, उसको मैं मान रहा हूं। अब उसके बाद जब ये पहलवान, चाहे विनेश हो या बजरंग हो या साक्षी हो, इनके सबसे बड़े वहां पर कौन कमेटी में बैठे हुए थे जो सारा बात इन तक पहुंचाते थे? ये आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूं। जो इनका नुमाइंदा बैठा हुआ था, जो बबीता फोगाट बैठी हुई थी, वो पर डे का रिपोर्ट इन लोगों को देती थी कि क्या है क्या नहीं। अब उसने बताया कि देखिए, ना आपने कोई सबूत दे पाया आरोपों को लेकर, ना आप किसी को खड़ा कर पाए, ना आप दिन बता पाए, ना आप तारीख बता पाए, ना घटना कहां हुआ है, कब का हुआ है, कैसे हुआ, आप कुछ नहीं बता पाए। और कमेटी के पास जब कोई प्रूफ नहीं गया है, तो मैं भी कमेटी के मेंबर हूं और उस नाते आपको बता रहे हूं कि इस मामले में सांसद जी को क्लीन चिट मिल जाएगा। अब पर्दे के पीछे का खेल समझिए। ऐसी ताकतें जो अभी 23 अप्रैल से जो इनका धरना 2.0 शुरू हुआ, और वो ताकतें बजरंग के एक आवाज के बाद, जो कि खाप पंचायत है, राकेश टिकैत जैसे आंदोलनजीवी हैं, अरविंद केजरीवाल जैसा सबसे बड़ा झूठी पार्टी का नुमाइंदा वहां पर जाकर पहुंचता है, संजय सिंह जैसा इसी सुल्तानपुर का रहने वाला टिकट ब्लैकियर वहां पे पहुंचता है, ऐसे लोग वहां पर पहुंचते हैं, प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचती हैं। तो अब षड्यंत्र समझिए। आपको याद होगा बृजभूषण शरण सिंह जी ने एक बात बोला था, जब पहला दिन इन लोगों ने ये आरोप लगाया था, तो उन्होंने बोला था कि इसके पहले दीपेंद्र हुड्डा का हाथ है, पहला दिन। और आज वो सत्य हो रहा है। दीपेंद्र हुड्डा कभी राहुल गांधी से ट्वीट कराता है, कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पेज से ट्वीट कराता है, कभी खुद वहां पहुंच जाता है, कभी प्रियंका गांधी को लेकर पहुंच जाता है। और अगर उससे पूछा जाता है कि आपको यहां से बुलाया गया है क्या, तो शक पकाने लगता है बताने में कि अंदर से फोन आया है कि बाहर से फोन आया है। क्योंकि सच्चाई जो है वो पाठक जी छुपती नहीं है, आप लाख वसूल फर्जी बना ले, सच्चाई जो है वो सच्चाई ही रहती है। अब राकेश टिकैत को इस आंदोलन में आने का क्या जरूरत है भाई साहब? आप क्या किए? 18 जनवरी को अगर ऐसा ही कुछ था जो आपने FIR को लेकर अभी नौटंकी रचा, आप आंदोलन नहीं करते, आप जंतर मंतर पर नहीं बैठते, आप सीधे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के दफ्तर में जाते, वहां पर जाकर अपनी बात को उठाते, आप खेल मंत्री से मिलकर अपनी बात को उठाते। आप अगर वो भी संभव नहीं था और आपके जेहन में था कि मुझे FIR ही करना है, आप सीधे दिल्ली पुलिस के यहाँ चले जाते और जाकर धरना देने से पहले, जो 18 से 21 जनवरी तक आपने धरना दिया, आप दिल्ली पुलिस के पास जाकर सीधे FIR दर्ज करते। और
एक सेकंड के लिए मैं आपका बात मान भी लूं कि आप कह रहे हो कि दिल्ली पुलिस ने हमारा एफआईआर नहीं दर्ज किया, इस देश में किसी पर, किसी भी प्रदेश में, किसी भी समय में, किसी भी थाने में कहीं भी एफआईआर दर्ज कराया जा सकता है। ये इंडियन नेशनल होने के नाते आपको, हमको, और जैसे हमको और आपको हो वैसे विनेश, बजरंग और साक्षी को भी अधिकार प्राप्त है। लेकिन कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही है। मैं आ रहा हूं उस विषय पर, मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। आप दिल्ली पुलिस के पास गए कंप्लेन लेकर, दिल्ली पुलिस का क्या जिम्मेदारी बनता है? बिना प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के अगर विनेश जी आप कहती हैं कि मैं खिलाड़ी हूं, मैं खिलाड़ी हूं, मैं खिलाड़ी हूं, तो सुशील पहलवान भी खिलाड़ी थे और मर्डर केस में आज तिहाड़ में सजा काट रहे हैं। तो ओलंपिक में मेडल ला देना, खैर आप तो ओलंपिक में मेडल भी नहीं लाई हैं, सुशील 2 मेडल लेकर आए थे, आप तो एक भी मेडल नहीं लेके आई हैं ओलंपिक में। लेकिन सिर्फ मेडल ला देना मात्र इस बात का गवाह नहीं है और इस चीज को प्रमाणित नहीं करता है कि आप गलत नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसा ही होता, मेडल लाकर आप भगवान बन जाते, तो सुशील आज जेल के अंदर नहीं बंद रहते। अब आप कह रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस में मुझे भरोसा नहीं है। भाई साहब क्यों भूल रहे हैं? विनेश ने तो ये भी कहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मेरे लिए खाप है, खाप जो कहेगी मैं वही सुनूंगी। तो पहले आपको कमेटी पे भरोसा था, जब कमेटी सही रिपोर्ट देने लगी तो आपको कमेटी पे भरोसा नहीं रहा। उसके बाद आपको खेल मंत्री पर भरोसा था, जब खेल मंत्री के सामने भी आपको देखा कि अरे हम तो गलत किए हैं और ये पता चल रहा है यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो आपको खेल मंत्री सही नहीं दिखा, सरकार नहीं सही दिख रही है आपको। सरकार अगर सही दिखती तो आपके आंदोलन में नारा नहीं लगता मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, और योगी मुर्दाबाद। अगर आप किसी पर आरोप लगा रही हैं तो किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगा रही हैं। और सांसद जी ने एक बात बोला कि ये आरोप मेरे ऊपर सांसद रहते हुए नहीं लगाया गया है, यह आरोप मेरे ऊपर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के रूप में लगाया गया है। तो भाजपा को इसमें मत घसीटिए। अगर मैं सही रहूंगा तो मेरे साथ सही होगा, अगर मैं गलत रहूंगा तो मेरे साथ गलत होगा। भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्यों घसीट रहे हैं? लेकिन वहां पर जितनी सारी ताकतें किसान आंदोलन में बैठी हुई थी, जितनी सारी ताकतें, जो इतना बड़ा उनके साथ मोदी मैनिया का ये चल रहा है कि उनके सपने में भी, सुबह में भी मोदी जी आते हैं, रात में भी मोदी जी आते हैं, शाम में भी मोदी जी आते हैं। मोदी जी का वहां पर क्या कसूर है कि आप नारा लगा रहे हो मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी? तुम ही खोद दोगे मोदी का कब्र। इस देश का एक एक राष्ट्रवादी, इस देश का हर एक वो नागरिक जो अपने देश से प्यार करता है, जिसको देश का विकास पसंद है, जिसको देश को आगे बढ़ते हुए देखना पसंद है, वो मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और एक बात, दिल्ली पुलिस ने जब एफआईआर लॉन्च किया, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट जाकर इन लोगों ने बोला कि साहब हमारा एफआईआर नहीं दर्ज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, बहुत सीरियस मैटर है, इसको संज्ञान में लेते हुए एफआईआर दर्ज किया जाए। दिल्ली पुलिस ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं। देखिए सॉरी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस के तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खड़े हुए थे, तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस के बेंच के सामने, वहां पर 2 जजों का खंडपीठ, जस्टिसों का खंडपीठ बैठा हुआ था, पीबी नरसिम्हा राव साहब का और डीवाई चंद्रचूड़ साहब का। वहां पर इन्होंने बोला कि सर टुडे वी आर गोइंग टू फाइल एन फ्रेश एफआईआर। ये दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट था जो उनके माध्यम से तुषार मेहता जी ने सीजीआई के सामने रखा। उन्होंने बोला ठीक है, अगले सप्ताह मैं देखूंगा कि आपने एफआईआर क्या किया और जो कंप्लेनेंट्स हैं उनको सुरक्षा प्रदान कीजिए। अब मजे का खेल देखिए, ये लोग सुरक्षा लेने से मना कर देते हैं। उसके पहले जब तक सीजीआई ने नहीं बोला था कि इन्हें सुरक्षा दीजिए, इन्हें बहुत बड़ा खतरा था, इनके जान माल को इतना नुकसान था कि ये लोग और लोगों को डराने का कार्य कर रहे थे। लेकिन क्रोनोलॉजी समझिए कि जब सीजीआई सुरक्षा देता है तो ये खुद से मना कर देते हैं कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। मध्यरात्रि में एक मामला आया था सुभाष जी की, आरोप लगाया जा रहा था कि दिल्ली पुलिस के साथ ही झड़प भी देखने को मिला। आरोप लगाया गया महिला पहलवानों द्वारा कि दिल्ली पुलिस यहाँ से हटाने के प्रयास कर रही है, सुरक्षा नहीं दे रही है, इस प्रकार का भी बात सामने आया था, जो कि 11-12 बजे का रात का मामला था। 80 कैमरों का जांच किया गया था और ये नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट है। और सुधीर चौधरी जी ने अपने
ब्लैक एंड व्हाइट में जो 9 to 10 उनका चलता है, इसमें उन्होंने बताया, आप जाकर देख लीजिएगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम नागरिकों को, देशवासियों को भी कहूंगा कि आप लोग भी देख लीजिएगा। 80 कैमरे चेक किए गए थे और कहीं पर भी एक एविडेंस नहीं था जहां पर कि ये दिखाया जाए कि दिल्ली पुलिस ने लाठी चलाना तो भाई साहब दूर की बात है, इनके साथ धक्का मुक्की भी किया हो। और एक और वीडियो वायरल हुआ था, आपको याद होगा, चोट लगता है पंखे से और बिनेश कहती है के मारे, और उसके बाद जिसको चोट लगा है वो बोल रहा है अरे पंखे से लग गया, अरे पंखे से लग गया। तो जो लोग कैमरा के सामने इतना बड़ा नाटक कर सकते हैं, आप सोचिए कि सांसद जी 12 साल कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहते हुए कैसे इन नाटकों को झेल करके, और जो कुश्ती 18वें नंबर पर थी उसको आज वर्ल्ड में दूसरे से तीसरे नंबर पर पहुंचा दिए। और फिर हमारा बात नहीं कंप्लीट हुआ था, हम दिल्ली पुलिस के पास आएंगे। दिल्ली पुलिस ने इनको सुरक्षा दिया, इन्होंने मना कर दिया कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए जी। उसके बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग जाकर कहते हैं कि यहाँ पर जांच होनी चाहिए, यहाँ पर सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको स्पष्ट बोल दिया, आपकी याचिका एफआईआर को लेकर थी, एफआईआर दर्ज हो गई, आप निचली अदालत में जाइए और वहां अगर समस्या होगा, उसके पहले नहीं, अगर निचली अदालत में समस्या होगा तो आप हाई कोर्ट के तरफ रुख कर सकते हैं। आज 5 दिन हो गया, गए निचली अदालत ये लोग। और जब सुप्रीम कोर्ट ने आपका जो याचिका था उसको स्वीकार करते हुए आप कह रही थी कि सांसद जी ने यौन शोषण किया है, एफआईआर दर्ज हो गया। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद उसका तो एक प्रोसेस है ना, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होता है, पुलिसिया जांच होगी, 161 का बयान दर्ज हो चुका है, जरूरत पड़ने पर 164 का बयान दर्ज होगा, आप जिस अदालत में जाएंगे वहां सुनवाई होगा, वो प्रोसेस वैसे चलेगा। फिर वहां धरने पर बैठने का क्या औचित्य था? धरने पर बैठने के दिन 23 अप्रैल को, मैं फिर बताता हूं, 4 बजे जब ये लोग तीनों नमूने धरने पर बैठे हैं तो इन्होंने कहा कि हम धरने पर इसलिए बैठ रहे हैं जी क्योंकि हम एफआईआर चाहते हैं और दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं लॉन्च कर रही है। जिस दिन अगर मानवता इनके अंदर रहता, इनकी आंख में थोड़ा भी पानी रहता, अगर ये सही देश से प्यार करने वाले लोग होते, तो जिस दिन इनके ऊपर, इनके कहने पर एमपी साहब के ऊपर मुकदमा कायम हुआ, उसी दिन इनको धरना छोड़कर उठ जाना चाहिए था। लेकिन कैसे उठेंगे जब आप धरना स्थल पर बैठे जंतर मंतर पर और वहां से 200 मीटर की दूरी पर रॉयल प्लाजा होटल हो और सुबह से लेकर शाम तक आप कहां हैं कहां नहीं किसी को जानकारी नहीं। 2 घंटा बैठे, 4 घंटा जाके होटल आराम कर लिए, ब्रेकफास्ट भी 5 स्टार का कर रहे हैं, लंच भी 5 स्टार का कर रहे हैं, डिनर भी 5 स्टार का कर रहे हैं। और इतने बड़े बड़े जब तथाकथित आंदोलनजीवी आ जाएंगे आपके पीछे और वो गुमराह करने का काम करेंगे, और जब वहां नारा लगने लगेगा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, तो आप समझिए कि इनके पीछे के जो लोग हैं वो कभी इनको उठने देंगे क्या? अब ये अपनी मर्जी से वहां ना बैठ सकते हैं ना उठ सकते हैं। ऐसे आंदोलनजीवी उस चीज को अपने कैप्चर में ले चुके हैं कि उनके ही कहने से ये बयान दे रहे हैं, उन्हीं के कहने से उठ रहे हैं, उन्हीं के कहने से बैठ रहे हैं। लेकिन सुभाष जी, उनका कहना है ना कि पॉक्सो के तहत एफआईआर दर्ज हुई है, तो इस पर गिरफ्तारी कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह की अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो हम धरना प्रदर्शन यहां से करना छोड़ देंगे। पहला मांग था इस्तीफा, पहला मांग था इस्तीफा, आपको याद होगा। उसके बाद मांग हुआ एफआईआर, उसके बाद मांग हुआ गिरफ्तारी। किसी दिन इनकी मांग हो जाएगी कि अपना घर द्वार छोड़ दें। हाँ, एक और मांग हुआ था ना कि सांसदी से इस्तीफा दे दें। सांसद उनके क्षेत्र के जनता ने उनको बनाया है, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो सांसद हैं। विनेश फोगाट, बजरंग या साक्षी ने उनको सांसद नहीं बनाया है। और एक और बात आपको बताना चाहता हूं, पॉक्सो वाला, पॉक्सो के जुरिस्डिक्शन में ये 376 का केस नहीं है, ये भी जानिए, ये 354 का केस है, यौन उत्पीड़न का, रेप का केस नहीं है। और अगर यौन उत्पीड़न का पॉक्सो का केस है तो वहां क्लियरली मेंशन्ड है कि कोई भी पुलिस अपने स्वविवेक से, अगर उसको ऐसा लगता है कि जो अभियुक्त है वो मेरे बुलाने पर कभी भी सामने आ जाएगा और जांच में सहयोग करेगा,
तो पुलिस अपने स्वविवेक से अरेस्टिंग या नॉन अरेस्टिंग का निर्णय लेती है, फैसला लेती है। वरना सुप्रीम कोर्ट जो केस क्लोज किया ना, अपने यहां से डिस्पोज किया, उस दिन सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे दिया रहता। ये जितने सारे ज्ञानजीवी बनकर बोल रहे हैं अरेस्टिंग अरेस्टिंग, इनको एक बात बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये 376 का सीआरपीसी का केस नहीं है, 354 का केस है। और 354 में क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर कहीं का भी पुलिस इस बात को समझता है कि हाँ, जो सामने अभियुक्त है जिस पर मुकदमा कायम हुआ है वो जांच में सहयोग करेगा, वो भागेगा नहीं, वो यहीं रहेगा, तो पुलिस अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करके अरेस्टिंग से तब तक रोक सकती है जब तक उसको कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता है। और कैसे कर ले अरेस्टिंग? ना आपको तारीख याद है, ना आपको समय याद है, ना आपको साल याद है, ना आपको जगह का नाम याद है, और ना आप कोई सबूत दे पा रहे हो, और आपके कहने से अरेस्टिंग हो जाए। ऐसे तो जब ऐसा परंपरा इस देश में चलेगा तो कल को कोई किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप लगा देगा, और आरोप लगाकर 100 लोग धरने पर बैठ जाएंगे, अजी मुख्यमंत्री को अरेस्ट करो जी, मुख्यमंत्री को अरेस्ट करो जी। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक तो रो रो कर बोल रही कि मेरे साथ गलत हुआ है। 18 और 19 जनवरी वाला बयान याद है या नहीं आपको? विनेश से एबीपी न्यूज की रूबिका लियाकत ने पूछा था, विनेश आपके साथ हुआ है? विनेश ने कहा था कि नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ है और लोगों के साथ हुआ है। साक्षी ने भी वहां यही बात कहा था। उस समय भी ये जो पहलवान अब धरनाजीवी बन के बैठे हुए हैं, उस समय भी ये वहां पे बैठे हुए थे। और एक और बात आपको बताएं, आपने भी मीडिया में देखा होगा, मैंने भी मीडिया के कुछ रिपोर्ट्स को पढ़ा। विनेश ने आरोप लगाया था कि 2015 में मेरे साथ घटना घटा है, 2015 में मेरे साथ टर्की में घटना घटा है। और उसके बाद जब सामने आया कि 2015 में तो सांसद जी टर्की गए ही नहीं थे, तब विनेश कहते हैं कि अजी नहीं 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 नहीं, 2016 में मेरे साथ घटना घटा है। और ये न्यूज चैनल के माध्यम से हमने पढ़ा था, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, और तमाम लोगों ने पढ़ा था, सोशल मीडिया पर भी ये चीज बहुत फ्लोट हुआ, आप देखे होंगे। तो जिसको इसी बात का संदेह रहे कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ है, लेकिन कब हुआ है इस चीज को, यौन शोषण कोई मजाक चीज होता है क्या? कितना गंभीर बात होता है, आप समझ रहे हैं? और आपके साथ इतना गंभीर अपराध हो जाएगा और आप भूल जाएंगे इस चीज को कि आपके साथ, मतलब इतना बड़ा ब्लंडर आप कर देंगे कि आप ये भूल जाएंगे कि मेरे साथ 2015 में हुआ, कि 16 में हुआ, कि 18 में हुआ है। और 2018 किस अच्छे कैसे विनेश फोगाट पे विश्वास कर लिया जाए? 2018 का मी टू का के मूवमेंट को लेकर वो वीडियो जरूर आप देखे होंगे, अभी मैं बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। एक स्टेज पर इंटरव्यू चल रहा है और उस वीडियो में बैठे हुए हैं विनेश के साथ योगेश्वर दत्त और बजरंग बैठे हुए हैं। और एंकर पूछती है विनेश फोगाट से कि आपके साथ कभी इस तरह का घटना घटा है? विनेश फोगाट कहती है कि नहीं जी, हम पहलवान हैं, हम रेसलर्स हैं, हम धाकड़ हैं, तो हमारे साथ ऐसा करना तो दूर का बात है। हमारे ताकत को देखकर, और अच्छी बात है, हमारे ताकत को देखकर लोग डर जाते हैं, तो करना तो बहुत दूर का चीज है, वो सोच भी नहीं सकते हैं। वहीं विनेश फोगाट 2018 में ये बयान दे रही हैं कि मेरे साथ कभी ये घटना नहीं घटा ऑन कैमरा। वहीं विनेश फोगाट जब पहला आंदोलन इनका चला 18 से 21 तारीख तक, तो मीडिया के सामने इस बात को कबूल करती है कि मेरे साथ किसी भी तरीके का कोई घटना नहीं घटा है, औरों के साथ घटा है। एमपी साहब कहते हैं कि जब औरों के साथ घटा है तो उनको सामने लाओ, और जब कोई नहीं सामने आता है तो विनेश खुद कमेटी के सामने चली जाती हैं, और कमेटी के सामने जाने के बाद वहां पर एफिडेविट देती है कि मेरे साथ 2015 में घटना घटा है। और जब कमेटी कहती है कि 2015 में तो एमपी साहब गए ही नहीं थे, जिस जगह का आप चर्चा कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मेरे साथ 2016 में घटना घटा है। अब आप बताइए कि ये क्रोनोलॉजी नहीं तो क्या है? एक किसी इंसान के साथ गंभीर अपराध होगा और 4-4, 5-5 इंस्टेंस को भूलेगा, और क्या इतना करके भी विनेश का नौटंकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? देश की जनता इतनी जागरूक है ना पत्रकार महोदय, देश की जनता इतनी जागरूक है कि देश की जनता एक एक बातों को समझ रही है, और देश की जनता भली भांति इनके नौटंकी को समझ चुकी है। और आप विश्वास रखिए, जिस दिन भी जांच का रिपोर्ट सामने आएगा, जिस दिन भी कोर्ट का न्याय सामने आएगा,
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक बात और इन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं, सरकार ने आपकी मांगे मानी, कमेटी बैठाई, सब कुछ की, न्यायालय ने आपकी मांगे मानी, आपके कहे अनुसार एफआईआर दर्ज हुआ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, न्यायालय का मामला है। अब आप बताइए कि इस केस में मैंने आपको यह भी एक्सप्लेन कर दिया कि अरेस्टिंग नहीं हो सकती और क्यों नहीं हो सकती है। अब आप मुझे बताइए कि जब इतना सब कुछ एकदम दूध के तरह, पानी के तरह है, तो अब ये धरना स्थल पर क्यों बैठे हुए हैं? और जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था तो आपको खाप पंचायत को बुलाने की क्या जरूरत था? आपको वहां पर राजनीतिक दलों के जमावड़ा लगाने का क्या जरूरत था? आपको ये बात बोलने का क्या आवश्यकता था कि हमने 31 सदस्यीय कमिटी मेंबर्स का निर्माण किया और एक 5 सदस्यीय कमिटी मेंबर्स का निर्माण किया है? और विनेश ही बोली है ना, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि इस केस को डिस्पोज करते हैं, मेरे यहां सुनवाई नहीं होगी, विनेश क्या बयान जारी करती हैं? कहती है कि हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट को तो, लेकिन मेरे यहाँ के फैसला और हमारा फैसला हमारे जो ताऊ हैं, चाचा हैं, हमारे खाप वाले हैं, वो लोग करेंगे। तो क्या संविधान अब इस देश का और ये देश खाप से चलेगा? आज आप खाप 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 भाप करके वहां बैठा के कुछ जाटों को बैठा लिए हो, देश का माहौल बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हो। राकेश टिकैत सरीखे ऐसे लोग हैं जिनको बस एक ही काम है कि 10 बंदे का हो, 20 बंदे का हो, 50 का हो या 100 का हो, कोई ना कोई आंदोलन हो जाए। आप आज जो वहां पे परंपरा सेट कर रहे हो, कल के डेट में अगर इधर के 5, 7, 8 जिले से, प्रदेश से लोग उठकर वहां पहुंच जाएं जंतर मंतर पर, तब कल के देश में, चूंकि बृजभूषण शरण सिंह जी भी राजपूत समाज से आते हैं, कल के डेट में देश का राजपूत वहां पर इकट्ठा हो जाए, तब कैसे चलेगा देश का शांति व्यवस्था? क्या होगा देश के लॉ एंड ऑर्डर का? उसी धरना में सुभाष जी आज़ादी के भी नारे लगे। उसी धरना में सुभाष जी ब्राह्मणवाद से आज़ादी, आरएसएस से आज़ादी, और आपको मैं बता दूं कि पीटी उषा के साथ भी कहीं ना कहीं बदतमीजी देखने को मिली। तो आखिर ये मामला कहाँ जा रहा है? बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक आखिर चाहती क्या है? और जिस तरीके से विपक्षी दलों का जमावड़ा, किसानों का जमावड़ा, खाटों का जमावड़ा लग रहा है, ये धरना कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मुझे एक चीज समझ में आता है कि ये धरना उन ताकतों के हाथ में है जो लोग हमेशा किसी भी परिस्थिति में जरूरत पड़ने पर, जब प्रधानमंत्री जी ने देश से 370 और 35 से हटाया, तो ये वैसे ताकतें हैं जो उस समय भी प्रधानमंत्री जी का विरोध की। जब प्रधानमंत्री जी ने एक संविधान, एक विधान के नाते यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात किया, तब भी इन ताकतों ने उनका विरोध किया। जब देश में सीए एनआरसी का मुद्दा गर्म आया, तब भी इन ताकतों ने प्रधानमंत्री जी का विरोध किया। जब देश में किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री जी ने कोई अच्छा कदम उठाया, तब भी इन ताकतों ने उनका विरोध किया। जब देश सरहद पार पाकिस्तान पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करता है, तब भी ये ताकतें उन पर अंगुली उठाती है। और आज जब कोई एमपी जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कुश्ती को आगे बढ़ाया, लेकिन ये लोग नए ट्रायल पॉलिसी से, नया जो गेम का पॉलिसी आया उसको लेकर विरोध शुरू किए, और जब उसमें असफल हुए तो इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए एक वर्ड लेकर आ गए, यौन उत्पीड़न। वहां पर भी ये ताकतें बिना सच्चाई को समझे हुए उनके साथ खड़ी हो गई, और वो लोग भी उनके साथ गले से गला मिला लिए। अब बताइए, राकेश टिकैत कब इस देश का हित चाहे हैं? अगर कांग्रेस पार्टी इस देश का हित चाहती तो भारत और पाकिस्तान कभी अलग नहीं हुआ रहता। अगर कांग्रेस पार्टी इस देश का हित चाहती तो सायरा बानो प्रकरण आपको याद होगा, पहला ऐसा मुद्दा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्याय पर अंगुली उठाने का कार्य किया गया था। सायरा बानो ने सिर्फ अपने जीवन के लिए हक मांगा था कि मुझे खाने का व्यवस्था मिल जाए, मुझे पानी का व्यवस्था मिल जाए, मुझे कपड़ा का व्यवस्था मिल जाए, और
सुप्रीम कोर्ट ने सायरा बानो के पक्ष में निर्णय दिया था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सायरा बानो के पक्ष में निर्णय दिया था तो सिर्फ एक वर्ग विशेष के वोटों के तुष्टीकरण के लिए, सीधे पहला ऐसा मर्तबा था जब उस फैसले को बदलवाने का कार्य किया था कांग्रेस पार्टी ने। वीर सावरकर पर अंगुली उठाने वाले लोग तो मौका ढूंढते ही हैं कि कहीं भी मुझे आरएसएस को गाली देने का मौका मिल जाए, अगड़ों को गाली देने का मौका मिल जाए, ब्राह्मण को गाली देने का मौका मिल जाए, राजपूत को गाली देने का मौका मिल जाए। आज उस मंच से अगड़ों को गाली दिया जा रहा है, उस मंच से मोदी को गाली दिया जा रहा है, मतलब ओबीसी को गाली दिया जा रहा है, उस मंच से आरएसएस को गाली दिया जा रहा है, मतलब देश के तमाम राष्ट्रवादियों को गाली दिया जा रहा है। क्या देश ये नहीं देख रहा है? और देश ही तय करेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा, देश न्यायपालिका से चलेगा, कि देश जंतर मंतर पर धरना देने से चलेगा।